हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सीटेट पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 के लिए सितंबर 2015 में हुए सीटेट पेपर का आज हम सीडीपी के सभी 30 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, शैशव काल की अवधि है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए, जन्म से 1 वर्ष तक, बी, जन्म से 2 वर्ष तक, सी, जन्म से 3 वर्ष तक, डी, 2 से 3 वर्ष तक। तो इसका आंसर होगा बी, जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष की अवधि शैशव काल की अवधि है। ठीक, चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश 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 अवस्था में है। इसकी 4 ऑप्शन, ए, पूर्व संक्रियात्मक, बी, औपचारिक संक्रियात्मक, सी, मूर्त संक्रियात्मक, डी, संवेदी गतिक। तो इसका आंसर है ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन, विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है। 4 ऑप्शन, ए, सामान्य विशिष्ट, बी, जटिल कठिन, सी, विशिष्ट सामान्य, डी, साधारण आसान। तो इसका आंसर है ए, सामान्य विशिष्ट। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। चलिए अब चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा क्वेश्चन, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। ए, समीपस्थ विकास, बी, सहयोग देना, सी, सहभागी अधिगम, डी, सहयोगात्मक अधिगम। इसका आंसर होगा बी, सहयोग देना। सहयोग देना। ठीक, अब चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश 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 कहलाती है। ए, अनुकूलन, बी, आत्मसातकरण, सी, समायोजन, डी, अहम केंद्रिता। तो इसका आंसर होगा आत्मसातकरण, बी, यानी कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया आत्मसातकरण कहलाती है, क्योंकि किसी व्यक्ति के अवधारणा परिवर्तन में नई जानकारी प्रभावी भूमिका निभाती है। ठीक, चलते हैं हम 6वें क्वेश्चन की ओर। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश 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 के बजाय डैश 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 अधिक है। 4 ऑप्शन, ए, अहम केंद्रित समाजीकृत, बी, समाजीकृत अहम केंद्रित, सी, जीववादी समाजीकृत, डी, परिपक्व अपरिपक्व। इसका आंसर होगा बी, समाजीकृत अहम केंद्रित, क्योंकि भाषात्मक विकास में बालक के अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का जानना और उसके प्रयोग से संबंधित योग्यताओं का विकास शामिल होता है, जो एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। ठीक, चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। 4 ऑप्शन, ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बी, बच्चों का एक कोने में बैठना, सी, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, डी, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो इसका आंसर होगा ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हैं।
बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की क्षमताओं, रुचियों तथा रुझानों को विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है। और जो हस्तपरक गतिविधि होती है इसके माध्यम से बालक को आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। चलिए चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 8वां क्वेश्चन, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश 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 बुद्धि उच्च स्तरीय थी। 4 ऑप्शन, ए स्थानिक, बी शारीरिक गतिबोधक, सी संगीतमय, डी भाषाई। तो इसका आंसर होगा सी संगीतमय। ठीक। यह जो सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत पे उन्होंने 6 प्रकार की बुद्धि बताई थी, जो इस प्रकार है: भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि तथा व्यक्तिगत बुद्धि। चलिए हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां क्वेश्चन, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है ए नीतिपरक, बी लिंग या जेंडर पक्षपाती, सी शिक्षाप्रद, डी सही दृष्टिकोण वाला। इसका आंसर होगा बी लिंग जेंडर पक्षपाती। ठीक। चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश 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 को डैश डैश के अनुरूप बदलना है। ए बच्चे व्यवस्था, बी व्यवस्था बच्चे, सी परिवेश परिवार, डी बच्चे परिवेश। इसका आंसर होगा बी समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। 4 ऑप्शन, ए तालमेल बैठाने वाले की, बी संप्रेषक और व्याख्याता की, सी सुगमकर्ता की, डी निर्देशक की। तो इसका आंसर होगा सी सुगमकर्ता की। ठीक। चलते हैं हम 12वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 12वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है। 4 ऑप्शन, ए उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, बी उच्च आत्म क्षमता, सी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, डी अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो पूछा है प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन होगा सी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। ठीक। चलते हैं हम 13वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 13वां क्वेश्चन, कोहाल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। 4 ऑप्शन, ए अंतर्निहित संभावित दंड, बी व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, सी व्यक्तिगत मूल्य, डी पारिवारिक अपेक्षाएं। इसका आंसर होगा ए अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक। चलते हैं हम 14वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 14वां क्वेश्चन, शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। 4 ऑप्शन, ए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना,
बी निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, सी कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, डी याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर होगा ए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? 4 ऑप्शन। ए सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सी सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, डी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा डी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यह बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। चलते हैं हम 16वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? 4 ऑप्शन। ए आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, बी आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, सी आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करनी चाहिए, शुरू में और अंत में, डी आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। तो पूछा है आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका, तो इसका आंसर होगा बी आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ठीक, चलते हैं हम 17वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? 4 ऑप्शन। ए अपसारी चिंतन, बी अभिसारी चिंतन, सी सामवेगिक चिंतन, डी अहमवादी चिंतन। तो इसका आंसर होगा अपसारी चिंतन ए। ठीक, अपसारी चिंतन का संबंध यानी कि सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से है। चलते हैं हम 18वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 18वां क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? 4 ऑप्शन। ए बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, बी बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए, सी बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए, डी बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ठीक, चलते हैं हम 19वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 19वां क्वेश्चन, बच्चे 4 ऑप्शन। ए जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, बी चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, सी रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, डी निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक, चलते हैं हम 20वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 20वां क्वेश्चन, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन। ए असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, बी बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, सी बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो,
डी बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। इसका आंसर होगा बी बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 21वां क्वेश्चन, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह 4 ऑप्शन ए कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दे, बी वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है, सी उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, डी अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो इसका आंसर होगा डी अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 22वां क्वेश्चन, सूरज सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश 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 में विभिन्नता के कारण है। 4 ऑप्शन ए मूल्यों, बी अभिक्षमता, सी अधिगम शैली, डी परावर्तकता स्तर। तो इसका आंसर होगा सी अधिगम शैली। चलते हैं हम 23वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 23वां क्वेश्चन, भारत में भाषिक विभिन्नताएं बहुत हैं। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वदा उपयुक्त कथन है। 4 ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए, बी विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो, सी शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, डी जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। इसका आंसर होगा सी शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। चलते हैं हम 24वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 24वां क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। 4 ऑप्शन ए हमारे आसपास का वातावरण, बी जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, सी एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, डी भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। तो इसका आंसर होगा बी जैविकीय विशिष्टताएं तथा या वंशानुक्रम सूचनाएं। ठीक, चलते हैं हम 25वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 25वां क्वेश्चन, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। 4 ऑप्शन ए संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, बी समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, सी जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियां, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, डी बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा सी जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। चलते हैं अब 26वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 26वां क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। 4 ऑप्शन ए बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं,
बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। और लास्ट, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, क्योंकि प्रश्न में किया है सही नहीं है। और बाकी ए बी सी डी ये 3 ऑप्शन बच्चे के सीखने के बारे में सही हैं, केवल ए को छोड़कर। चलते हैं हम 27वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 27वां क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? 4 ऑप्शन। ए, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। बी, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। सी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। डी, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो इसका आंसर होगा सी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। ठीक, चलते हैं अब 28वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? 4 ऑप्शन। ए, परिवार। बी, कंप्यूटर। सी, आनुवंशिकता। डी, राजनीतिक दल। इसका आंसर होगा ए, परिवार। ठीक, चलते हैं हम 29वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 29वां क्वेश्चन, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि 4 ऑप्शन। ए, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। बी, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। डी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अब चलते हैं हम CDP के लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 30वां क्वेश्चन, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चों में डैश 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 का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। 4 ऑप्शन। पठन अक्षमता, इसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। बी, लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया। सी, गणितीय अक्षमता, डिस्कैलकुलिया। डी, गति समन्वय अक्षमता, डिस्प्रैक्सिया। तो इसमें पूछा है भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, तो इसका आंसर होगा ए, पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया। ठीक, यहाँ पे CDP के 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। हम मिलते हैं अब अगली क्लास में। थैंक यू।